नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पादप पोषण। फसल उत्पादन के दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? पादप पोषण। इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पादप पोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप पोषण किसे कहते हैं? पौधों की उचित वृद्धि एवं फलन के लिए, पौधों की उचित वृद्धि, उचित का मतलब अच्छी वृद्धि, एवं फलन के लिए यानी अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की वह मात्रा जो उचित समय पर और उचित मात्रा में हम पौधों को देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पादप पोषण कहते हैं। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पादप पोषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संरचनात्मक पोषक तत्व। नंबर 1 क्या है? संरचनात्मक पोषक तत्व। तो संरचनात्मक पोषक तत्वों के बारे में हम पहले देखते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व होते कौन कौन से? तो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं CHO। सी मतलब होता है कार्बन, H मतलब होता है हाइड्रोजन, और O मतलब होता है ऑक्सीजन। अब हमने समझ लिया कि भाई संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं CHO। शॉर्टकट में हम बोलेंगे क्या? CHO। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। ये हमारे क्या है? संरचना, जिनसे पेड़ पौधों की संरचना होती है। ये सारे के सारे संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं। नंबर 2, प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्वों को हम मुख्य पोषक तत्वों के नाम से भी जानते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं NPK। NPK, N मतलब होता है नाइट्रोजन, P मतलब होता है फास्फोरस, K मतलब होता है पोटास। यानी प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है जिनकी हमें हमारे पेड़ पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें हम प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। और ये प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तीसरी हेडिंग देखते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जब प्राथमिक पोषक तत्वों के बाद जो हमें देने पड़ते हैं, उन्हें हम द्वितीयक पोषक तत्व भी कहते हैं, जिनकी पेड़ पौधों को कम आवश्यकता होती है या सूक्ष्म कम आवश्यकता ही होती है। और इन्हें देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो CA, MgS। CA का मतलब होता है कैल्शियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, और S का मतलब होता है सल्फर। और ये हमारे कैसे पोषक तत्व हैं? द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। ये चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट हमारा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे, बहुत कम मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्वों को हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम लघु गौण पोषक तत्वों के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं, Zn, Bo, Mn, Cu और तुम्हारा Cl,
ठीक है, अब इनके बारे में पहले एलोबरेट कर ले। Zn का मतलब होता है जिंक, और जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता। तो Zn को हम जिंक या जस्ता के नाम से भी जानते हैं। Bo बोरॉन, Mn मैंगनीज, Cu कॉपर, Cl क्लोरीन, Mo मॉडब्लेटिनम, मोलब्लैटिनम, कोबाल्ट, सी कोबाल्ट। ये क्या होते हैं? हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व या लघु गौण पोषक तत्व होते हैं, जिनकी हमें पेड़ पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये दोबारा से फिर देखते हैं। पादप पोषण किसे कहते हैं? पौधों की उचित वृद्धि एवं अच्छे फलन के लिए उचित समय पर आवश्यक मात्रा में जो पोषक तत्व पौधों को दिए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पादप पोषण कहते हैं। इसके बाद पादप पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप पोषण 4 प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व को मुख्य पोषक तत्व के भी नाम से जानते हैं, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म या लघु गौण पोषक तत्व। ठीक है, तो संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? CHO, आप याद कैसे करेंगे? CHO, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जिनकी हमें पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी NPK। तीसरा द्वितीय पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर यानी CaMgS, यानी Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम और S मतलब सल्फर। सल्फर का दूसरा नाम गंधक भी होता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जिंक है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, क्लोरीन, मॉडबेरियम, कोबाल्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भाई पौधों को, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी तथा पौधों को पोषक तत्व कितने साधनों से प्राप्त होते हैं? यानी जो मिट्टी है तथा पौधे हैं, उनको पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं? कहाँ स्रोत क्या है उनके, जहां से हमें इनको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो देखते हैं। खाद द्वारा मिट्टी तथा पौधों को पोषक तत्व कितने साधनों से या कहाँ कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होते हैं? तो पहला स्रोत क्या है? खाद द्वारा। पहला क्या है? खाद द्वारा। खेतों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों के उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्व मिलते हैं। यानी खेतों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक या अकार्बनिक खादों के प्रयोग करने से मिट्टी को क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनका प्रयोग करने से क्या है? मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त। अब कौन कौन से खाद होते हैं? तो गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन खादों का प्रयोग करके हम खेतों में क्या दे सकते हैं? पोषक तत्व दे सकते हैं। इन चीजों से खेतों में मिट्टी को तथा पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नंबर 2, मृदा सुधारकों द्वारा मृदा सुधारकों, दूसरी हेडिंग क्या है? मृदा सुधारकों के द्वारा, मिट्टी को सुधारने के लिए जो चीजें डालते हैं उनके द्वारा भी हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो मिट्टी को सुधारने के लिए चूना है, जिप्सम है, पायराइट है, सीरा है, कार्बनिक या अकार्बनिक भूमि सुधारकों द्वारा खेतों में पोषक तत्व पहुंचते हैं। यानी सीरा, पायराइट, चूना और जिप्सम, ये हम खेतों में अम्लीय मिट्टी को अम्लीयता क्षारीयता से होने से बचाने के लिए हम इनको डालते हैं, और इनमें पोषक तत्व भी होते हैं। जब हम इनको मिट्टी को सुधारने के लिए डालते हैं तो इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन ले लेता है? मिट्टी ले लिया, और मिट्टी से पौधे इनको अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से ये भी क्या है? प्राप्ति के साधन है। मिट्टी तथा पौधों को पोषक तत्व की प्राप्ति के साधन होते हैं। नंबर 3,
फसल के अवशेषों द्वारा नंबर 30 हेडिंग क्या है? फसल के अवशेषों द्वारा। ठीक है, तो खेत में फसलों की पत्तियों तथा जड़ों के सड़ने से, खेतों में क्या होते हैं? फसलों की पत्तियां हैं, जड़ हैं, तने हैं, जो भूमि में रह जाते हैं और बाद में क्या होते हैं, जब वर्षा ऋतु में पानी पड़ता है जिससे क्या ये सड़ जाते हैं और खेतों में सड़कर क्या हो जाते हैं? खाद के रूप ले लेते हैं। इनमें जो पोषक तत्व बचते हैं वो कहाँ? मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी इनको ग्रहण कर लेती है और मिट्टी से बाद में कौन ग्रहण करता है? पौधे ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 4, वर्षा द्वारा। वर्षा द्वारा भी हमें क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78%, 78% पाई जाती है। जो क्या होता है, जब पानी बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ घुलकर ये कहाँ आ जाती है? जमीन पर आ जाती है और मिट्टी इनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जब कोई फसल खेतों में खड़ी होती है वो वहां से मिट्टी से फसल उसको ऑब्जर्व कर लेती है। अगली हेडिंग है दलहनी फसलों द्वारा। दलहनी फसलों के द्वारा। दलहनी फसलों की जड़ों में आपको पता होना चाहिए कि जड़ ग्रंथियां पाई जाती हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाई जाती है? जड़ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और वो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करता है? भूमि में ऑब्जर्व या ऑक्सीकृत करने का कार्य करता है। जिससे क्या होता है, जब भूमि में ऑक्सीकृत होता है तो बाद में मिट्टी से भोजन के रूप में पौधे ले लेते हैं, जिससे ये हो जाता है। अब देखो जड़ ग्रंथियां कैसी होती हैं वो देखते हैं। ये हमारा, जैसे आप कोई भी पौधा लेंगे, 1 महीने पुराना कोई भी पौधा लेंगे, जो कैसा हो? दाल वाली फसलों का होना चाहिए। उनमें इस तरीके की हल्की हल्की गांठ है, इस तरीके की हल्की हल्की क्या पाई जाती है? गांठें। यानी ये गांठें क्या है? ग्रंथियां होती है और ये ग्रंथियों में ही कौन पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक तत्वों की हानि कितनी प्रकार से होती है? यानी जो हम क्या बात कर रहे थे कि मिट्टी को पोषक तत्व मिलते कहाँ से, अब हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है। कौन कौन से प्रकार है जिनके द्वारा मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? हानि हो जाती है, यानी खत्म हो जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग है फसलों द्वारा पोषक तत्वों का मिट्टी से ग्रहण करना। फसलों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। पहली हेडिंग क्या है? फसलों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। यानी इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पौधे अपने भोजन के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन के लिए मिट्टी से अनेक प्रकार से पोषक तत्वों को खींचते हैं। ठीक है, जब खेती कैसी होती है? सघन होती है, यानी जब घनी खेती होती है तो ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिट्टी से कहाँ जाते हैं? पौधे ले लेते हैं, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की हानि होती है। नंबर 2, लीचिंग द्वारा। लीचिंग द्वारा वर्षा तथा सिंचाई के पानी से। लीचिंग का मतलब होता है जब पानी है, ऊपर मिट्टी में खाद दिया हमने और खाद देने के बाद क्या है? पानी कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो पानी के साथ वह या उर्वरक घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो पानी के साथ नीचे चले जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। तो देखते हैं, वर्षा तथा सिंचाई के पानी के साथ अनेक प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी की निचली परतों में चले जाते हैं। यानी वर्षा या सिंचाई का जो पानी होता है उनके साथ घुलकर
जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी की निचली सतह में चले जाते हैं और इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। जैसे ये हमारा खेत है, ये हमारे खेत की मिट्टी है ऊपर की, इसमें अगर पानी खाद डाला हमने, इसमें ये खाद डाल दिया हमने और खाद डालने के बाद अब ऊपर से या तो वर्षा हो जाए या खेतों में हमने पानी दे दिया, तो ये जो उर्वरक हैं वो किसके साथ घुल जाएंगे, पानी के साथ घुल जाते। जैसे नमक, पानी है, पानी में नमक डाल दो, नमक पानी में घुल जाता है और उसको जमीन पर डाल दो, तो कुछ मात्रा में पानी जब नीचे जाएगा तो नमक को भी नीचे मिट्टी में ले जाता है। इसी प्रकार से जब पानी नीचे की तरफ जाता है, नीचे की परतों में, तो ये उर्वरक भी कहाँ चले जाते हैं, नीचे की परतों में चले जाते हैं, जिससे ऊपरी जो भूमि है उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। ठीक है। नंबर तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग क्या है, मृदा कटाव द्वारा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी के कटाव के द्वारा। तो वायु तथा जल के द्वारा प्रतिवर्ष मृदा का कटाव होता है। वायु तथा जल के द्वारा मिट्टी का प्रतिवर्ष कटाव होता है। अपने स्थान से, एक स्थान से मिट्टी कहाँ चली जाती है, दूसरे स्थान पर चली जाती है और जिस स्थान पर हमने खाद वगैरह डाला था वो वहां से उड़कर दूसरी जगह चला जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इस प्रकार से मृदा कटाव के द्वारा भी हमारी फसलों को पोषक तत्व, हमारी मिट्टी को में से पोषक तत्वों की हानि होती है। नंबर 4, खरपतवारों द्वारा। खरपतवारों द्वारा विभिन्न प्रकार के खरपतवार हमारे खेतों में उगाते हैं। जैसे हमने फसल बोई और फसल, ये फसल खड़ी है हमारी, ये फसल खड़ी है, तो ये तो पोषक तत्व ले ही रहे हैं, साथ में इनमें क्या आ जाता है, खरपतवार उगाते हैं, जो फसलों के साथ तीव्र गति से क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसलों के भोजन में से क्या करते हैं, हिस्सा बटाने का कार्य करते हैं और मिट्टी को पोषक तत्वों से भी कर देते हैं, यानी मृदा को कमजोर करने का कार्य भी करते हैं। इन खरपतवारों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व जमीन से ले लिए जाते हैं। नंबर 5, गैस के द्वारा। गैस के द्वारा अनेक क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में मिल जाती है। यानी नाइट्रोजन क्या एक प्रकार की गैस थी, हमने अभी भी पढ़ा था, वायुमंडल से जब आती है तो वायुमंडल में जा भी सकती है। अनेक क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में ये क्या होती है, गैस, नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की हानि होती है। इस प्रकार से पोषक तत्वों की हानि होती। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हाँ तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।